वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ तमाम जो मामलात हैं अमन अमान के हों या दहशतगर्दी के और सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी हालात, इनका मीशत के साथ बड़ा गहरा तल्लक है और ये मीशत ही है कि जो पाकिस्तान को भी, एक आम आदमी की ज़िंदगी को भी बदल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। अजहर सदीक साहब, ब्रेक से पहले ही मैं ये सवाल छोड़ गया था कि IMF का ये कहना है कि $5 अरब आपको फाइनेंशियल गैप फौरी तौर के ऊपर फिल करना होगा और हमें फिर चीन और सऊदी अरब से दोबारा रिक्वेस्ट करनी होगी। और फिर वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि IMF की कंडीशन पूरी नहीं कर सकें, अगर पूरी करते हैं तो हालात मज़ीद मुश्किल होंगे, महंगाई के हवाले से भी बाकी चीज़ें। तो इसमें तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए, अमन अमान भी चाहिए और तब जाके ये मामलात होंगे। और वो तो हमें अभी भी सारी जो हम डिबेट कर रहे हैं तो उसमें तो हमें कोई हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि साजगार हालात बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर लाना है ना, तो भाई जलसे जुलूस एहतजाज ये हक है। कोई जाके धरने तो नहीं दे रहा, कोई बैठा तो नहीं। ये जो मर्जी कहते रहे, वजह प्रॉब्लम सिर्फ वजह ये है कि इन्हें डर और खौफ है कि एक नाजायज हुकूमत बनाई है, इस हुकूमत को बचाना इनके लिए तरजीह है। वरना आपको तो पता है कि टिकटॉकर आजकल यूरोप में सैरें ज्यादा हो रही हैं और मुल्क में जो हालात हैं उस तरफ तवज्जो नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रही हैं, उसके लिए आपके पास है क्या? क्या आपने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया अपनी? क्या आपने लोकल इंडस्ट्री के हवाले से मामला को बेहतर कर लिया? आपके यहाँ लोकल इंडस्ट्रियां बंद होगी, टेक्सटाइल सेक्टर आपके यहाँ चला गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप बूम नहीं कर सके, आप अपना जो जो, जो खसारा है खसारा पूरा नहीं कर सके। और ये $5 अरब ये छोटी रकम नहीं है। आपके पास है क्या? यानी आज देखें क्या, चले कम से कम इतना ही हो जाता कि ये डॉलर उठाकर आप नीचे ले आते तो आपका जो गैप था तो कम से कम रुपये और डॉलर के हवाले से उसका इम्पैक्ट बड़ा होना था। लेकिन हमने हमने हमारी तवज्जो किस तरफ है? आप 2.5 सालों के अंदर बता दें क्या करप्शन नहीं हुई? कोई एक करप्शन का केस बता रहे, सिर्फ एक केस नजर आता है इनको 190 मिलियन पाउंड का, हालांकि वो पैसा भी आ गया है। वो घड़ियां आ जाती हैं, वो घड़ियों भी कुछ नहीं है। यानी आप अगर सीरियस हैं, आपने क्या कर लिया? क्या बिजली सस्ती कर ली? क्या आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया? क्या आपने महंगाई खत्म कर दी? यह 2.5 साल की परफॉर्मेंस है आपके सामने। आप कुछ नहीं कर सके और ये पिछले 85 से यही चला आ रहा है। 85 से लेकर आज तक जितना काम अगर देखा जाए, बताए ना कि मुल्क की पोजीशन कहां बेहतर की है उन्होंने, इकोनॉमी कहां बेहतर की है। अगर बेहतर होती तो आपका रुपया, जैसे अभी मिसाल ले लें, आपके सामने अफगानिस्तान ने कैसे हालात देखिए। आज अफगानिस्तान की करेंसी आपके ₹1 के मुकाबले में ₹4.08 में खड़ी है। तो आप अंदाजा लगाएं यहां से कि आप उनका ₹1 और आपके ₹4.08 है। ये देखा उन्होंने भी इतने, वजह क्या की कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बहुत सी चीजों को स्टेबलाइज किया, बहुत सी बैरूनी इंटरवेंशन बंद की। लेकिन हम तो यहाँ बैठे हुए हैं बैरूनी इंटरवेंशन को साथ लेकर और इन सब चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। हमने वो एसओसी की वो बड़ा काम किया, अंदाजा लगा ₹2.5 अरब सिर्फ तस्वीरों और आशाइश पे लगा दिया आपने। उसका रिजल्ट हमारे सामने नजर आ रहा है। हम तो और आपको पता है तो हमने ये ना पे इल्जाम ना लगे, हमने एहतजाज वगैरह सारे मुलतवी कर दिए कि कल ये ना कहे। लेकिन उसका रिजल्ट अब कौम को बताइएगा कि वो जो ₹2.5 अरब खर्च किया है वो 2.5 अरब रिकवर भी हो गया या नहीं हो सका। हालात बड़े सामने है और जहां पहुंच चुके हुए हैं। और मैंने शुरू के प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बात की थी कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा इस हवाले से कंसेंसस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इस तरह नहीं है कि एक सियासी जमात को बंद करके कहे कि वो कमरों में बैठे रहे और आप बैठ के कहे कि नहीं जी इन पे आके बात क्यों बात करें भी आपसे। पहले इस मुल्क में आम आदमी के साथ जो जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, उसको खत्म करके आगे बढ़े। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आए आगे, फिर समझ आती है। और आप ये जितने IPV वगैरह हमारे लगाए नहीं हुए हैं, ये हमने नहीं लगाए हुए, जितना कुछ किया इन्होंने किया हुआ सारा कुछ। ठीक हो गया जी। रजा भाई, ज़रा आपसे ये मेरा सवाल यही है कि मईशत अगर नहीं बढ़ती आगे और वज़ीर ख़जाना भी एतराफ़ करें कि हम शायद पूरी नहीं कर पा रहे और उसकी वजह यही है कि आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी, मईशत के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ेगा, तब आपको जाके कुछ करना पड़ेगा और फाइनेंशियल गैप भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अब और दूसरी तरफ अभी हम जो पहले हिस्से दूसरे हिस्से में गुफ्तगू की कि अमन अमान भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और सियासी हालात भी आपके सामने है। अभी यहाँ से फिर हमें कौमी सतह के ऊपर हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, इदारों की, जमातों की, क्या करना चाहिए हमें? मीशत मैं समझता हूँ कि फिर भी आज से चंद माह पहले जो मीशत का हाल था और प्रिडिक्शन डिफॉल्ट होने की थी तमाम, उससे बेहतर है। हम एक स्टेबिलिटी की तरफ हैं, स्टेबिलिटी से हमें आगे जाना है। यकीनन IMF का प्रेशर रहता है
और $5 बिलियन की, हमें तो $10 बिलियन की तरफ चले जाना चाहिए ना, हम $5 बिलियन पे क्यों? इन्वेस्टमेंट अगर आनी है और पैसा आना है तो वो तो $10 बिलियन की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी ये है कि दुनिया में कहीं भी जो माशी तरक्की होती है उसका पहला इंग्रेडिएंट, अदरवाइज ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। सियासी स्टेबिलिटी होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एनर्जी की कॉस्ट सारी दुनिया में हाई है। पाकिस्तान उसके अंदर कोई यूनिक मुल्क नहीं है कि पेट्रोल यहाँ महंगा है तो सारी दुनिया में सस्ता हो रहा होगा। ये इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं जिससे पाकिस्तान में कंट्रोल कोई नहीं। लेकिन रजा भाई, हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्सेज बेशुमार हैं, मतलब विंड है, सोलर है, हाइडल है, लेकिन हम उसको टैप नहीं कर सके। प्रॉब्लम ये ना कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए हैं कि अगर आप उनको यूज करने जाएंगे तो यहाँ तो कैपेसिटी चार्जेस आपको देने ही देने हैं ना। जब तक आप इनकी बिजली पूरी यूज नहीं करेंगे, बिजली सस्ती नहीं होगी। हम तो ऐसे ये मेरी या आपकी तो नहीं ना, ये भी तो फैसला साजों की गलती है ना, फिर उनको नहीं समझ आ रही थी। हाँ, ये तो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना सारे लोग, ये तो कोई वैसी बात नहीं। सब वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसके होते हुए आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ अगर चले भी जाए तो यहाँ तो आपको खसारा पूरा करना ही करना है ना। ये तो बड़ा अजीब सा आप एक कैलेंडर के अंदर फंस चुके हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। उसके लिए 3-4 से तो उन्होंने मुज़ाकरात कर लिए हैं। एनर्जी की सिचुएशन को बेहतर बनाना है, फॉरेन रेमिटेंस आपको बढ़ानी है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको लेकर आनी है। अपने अपने जो आपका जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है पाकिस्तान का, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर लोगों को लेकर जाना है, एक्सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सही। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। टैक्सेशन के मामले में देखें ना, आपने सैलरीड क्लास को कितना ज्यादा दबा दिया। मजीद जो बात हो रही है मिनी बजट की, वो यही सुन रहे हैं कि सैलरीड क्लास के ऊपर एक और प्रेशर आने वाला है, जबकि आपका रिटेल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, आपका जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये तमाम चीजें, आपका जो रियल स्टेट का सेक्टर है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये तमाम टैक्स नेट से बाहर है। जो ज्यादा कमाता है वो बाहर है और जो तनख्वाहदार है उसके ऊपर बोझ से बोझ बढ़ता जा रहा है। अली, तो ये चीजें आपको गवर्नमेंट को ये बड़े फैसले करने होंगे ना। इस बड़े फैसलों के लिए सियासी जमातों को कंसेंसस डेवलप कहीं ना कहीं बैठ के मिसाक मैशत की तरफ भी शायद जाना ही पड़ेगा। अली गौर बलोच साहब, आप क्या इनपुट देंगे इसके ऊपर कि हमें ये चैलेंज, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रही, रिजर्व्स हमारे नहीं बढ़ रहे, एक्सपोर्ट हमारी उस खातिर खा नहीं बढ़ रही, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं है बिजनेस का पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसे हालात के अंदर तो फिर हमें वाकई वो तो IMF के मोहताज ही रहना पड़ेगा। कभी हम एक मुल्क के कभी दूसरे से जाके मिन्नत तरले ही करते रहेंगे। देखिए, बात ये है कि आपने ठीक कहा, 2018 तक मामला बहुत अच्छे चल रहे थे। 13 की हुकूमत को बहुत बड़े चैलेंजेस थे, जिसमें मईशत की स्टेबिलिटी थी, जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात थे, जिसमें लोड शेडिंग का खात्मा था। उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया गया, उन चैलेंजेस को, और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला। फिर 18 के इलेक्शन में जो है वो RTS सिस्टम को चलाया गया और छू मंत्र के जरिए वोट डाल के जो है वो एक अक्सरियती पार्टी को और एक चलती हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को जो है नाअहल किया गया अदालती फैसलों के जरिए और झूठे मुकदमात बनाकर। फिर उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इनके ख्वाब क्या थे? इनके ख्वाब ये थे, जब इनकी गैर कानूनी हुकूमत को और सिलेक्टेड हुकूमत को एक आईनी तरीके के साथ हटाया गया अदम एतमाद के जरिए, तो इन्होंने क्या किया, ये कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम तो इसमें माइंड बिछा के जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो इन्होंने ख्वाब देखे थे भयानक, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए। पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ भी चल पड़ा। पाकिस्तान में जो महंगाई थी अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रोजाना बेहतरी की सिमत पर चल रही हैं। पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट्स के भी काफ़ी अंदिए आ गए हैं। तो अब वो लोग जो कि ये सारे भयानक ख्वाब अवाम को दिखाकर मायूस करते थे, अब वो परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, जाहिर है इनका डसा हुआ मुल्क है, तो उसको सांस लेने में, उसकी तबीयत बहाल होने में कुछ वक्त तो दरकार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के तहादियों की मेहनत की वजह से
अब उसके सम्राट कुछ ना कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं, लोगों का एतमाद बढ़ना शुरू हो गया है। चले दुआ करते हैं हम कि हालात मजीद बेहतर हों। हमारे इधर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब आपका, रज़ा हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और अज़हर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आज आपका भी। और आज तक नाज़रीन, खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।